Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra is English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्ब का, और वर्ब के हमने करीब 8 वीडियो अभी तक बना चुके हैं। पिछला वीडियो हमारा कैन और कुड का था, और कैन कुड का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको ज़रूर देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिल और शैल के लिए, या फिर शैल और बिल के लिए। बात एक ही है, चाहे इधर पढ़ लो चाहे इधर पढ़ लो। शैल बिल के लिए आज हम पढ़ेंगे, और जैसे इसमें फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है, गागी के अर्थ में होता है। तो बाकी हम ये जानेंगे, इसके करीब 9 से 10 रूल्स हैं। तो 9-10 रूल हमको बताएंगे कि बिल और शैल का सही यूज हम कहाँ और कैसे करें। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं शैल और बिल के लिए। तो शैल और बिल का हिंदी में जो मतलब होता है गा गी गे, और इसका हम यूज जो करते हैं फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के वाक्य को बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन जो आई और बी होते हैं, तो आई बी के साथ हम यूज करते हैं शैल का। आई और बी के साथ में, ये जो आई बी दिए हैं इनके साथ में हम शैल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली, में दिल्ली जाऊंगा। या फिर वी शैल अटेंड द स्कूल, हम स्कूल अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ही जगह, अब यहाँ पर आई और बी ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हमने शैल और शैल का यूज कर दिया है आई बी के साथ में। अब लेकिन आज के समय में एक चलन आ गया है कि अब सभी पर्सन के साथ में शैल की जगह बिल का यूज शुरू कर दिया गया है। तो वो अब इसका नेक्स्ट नियम क्या है, यू और थर्ड पर्सन के साथ में हम बिल का यूज करते हैं। ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में बिल का यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जैसे यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। यू विल गो देयर, तो यू है ये सेकेंड पर्सन है और उसके साथ में बिल का यूज कर दिया। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो दे विल डू देयर वर्क, वे अपना काम करेंगे। या फिर शी विल कुक द फूड, वो खाना बनाएगी। ये बिल आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में बिल का यूज करना है, और फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करना है। इसके बाद रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये है कि शैल विद सेकंड थर्ड पर्सन, शैल का यूज जो होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी किया जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में जहाँ पर आज्ञा, वायदा या भय का भाव प्रकट करने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें किसी के साथ में ऑर्डर दे रहे हैं किसी के लिए, या किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, या किसी को डर पैदा कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, शैल का यूज कर देंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। देखिए यहाँ पर पहला आया ही शैल नॉट डू इट अगेन। तो यहाँ पर ही शैल नॉट डू इट अगेन का मतलब है कि वो इसे दोबारा नहीं करेगा। एक आदेश दे दिया किसी के लिए कि वो इस काम को दोबारा नहीं करेगा। यहाँ पर बात आई ये आज्ञा को शो कर रहा है, आज्ञा। दूसरा है यू शैल गेट योर शेयर।
तो यू शैल गेट, गेट मीन्स पाओगे, योर मीन्स अपना, और शेयर मीन्स हिस्सा। तो यहाँ पर ये है वायदा, एक प्रॉमिस कर दिया कि तुम अपना हिस्सा पाओगे। यहाँ पर ही शैल पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाएगी, फॉर हिज मिस्टेक, उसकी गलती के लिए, यानी उसको उसकी गलती के लिए सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होगी भय, भय। तो इस तरह से हम शैल का यूज जो करते हैं किस कंडीशन में, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, अगर आज्ञा, वायदा या भय का भाव प्रकट हो तब हम वहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज कर देंगे। या फिर कहीं ऐसा भी होता है कि निश्चित वाली बात हो कि वो निश्चित ही उस काम को करेगा, तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी, कोई व्यक्ति अगर क्लियर कर दे कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, तब सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में हम शैल का यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो इतना क्लियर हुआ। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, शैल विद सेकंड थर्ड पर्सन फॉर परमिशन। शैल का यूज है किसी व्यक्ति की आज्ञा या अनुज्ञा लेने के लिए भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज किया जाता है। जैसे शैल आई लॉक द गेट। अब हालांकि यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी अनुमति हो तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। तो मतलब सामने वाले से परमिशन ली, तो वहाँ पर हमने शैल का यूज उसके लिए कर दिया है। अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं गेट बंद कर दूँ, मतलब ये नहीं कि इसका सेंस निकल के आया। दूसरा है शैल ही बी अलाउड टू गो, मतलब कहने का है कि शैल ही बी अलाउड टू गो, उसे जाने की अनुमति दी जाएगी। क्या उसे जाने की अनुमति दी जाएगी? तो मतलब अब यहाँ पर किसी न किसी के थ्रू तो दी ही जाएगी। अब शैल हमने यूज किया, चाहे तो आप यहाँ पे इसके लिए मान लो, ही के लिए, और चाहे यू के लिए मान लिया जाए। दोनों ही कंडीशन में यहाँ शैल का यूज किया गया है। शैल ही बी अलाउड टू गो, उसको जाने की परमिशन दी जाएगी। क्योंकि ये वाक्य जो है ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही के साथ ही शैल का यूज किया गया है। शैल ही बी अलाउड टू गो, क्या उसे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में है यूज ऑफ बिल। हमें बिल का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो इसमें पहली बात तो ये आती है कि निश्चयता या संकल्प का भाव व्यक्त करने के लिए हमें क्लियर बात कर दी, डेफिनेट बात कर दी है कि हमें ये काम करना ही करना है। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि निश्चित रूप से काम करना है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ में विल का यूज किया जाएगा। जैसे आई विल कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आई के साथ में विल का यूज कर दिएगा, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। या फिर वी विल फाइट टू द एंड, हम अंत तक लड़ेंगे। वी विल फाइट टू द एंड, हम अंत तक लड़ेंगे। तो ये दोनों बातें निश्चित है कि ऐसा किया ही किया जाएगा, पक्का 100%। इसलिए यहाँ पर आई और बी के साथ में विल का यूज कर दिया गया है। इसके बाद दूसरी बात क्या है, इसका संभावना या अनुमान का भाव व्यक्त करने के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल नॉट रीच इन टाइम, वो समय पर नहीं पहुंचेगा। अब ये हमने संभावना व्यक्त कर दी, अनुमान लगा लिया कि वो हमें लगता नहीं कि टाइम पर पहुंच पाएगा। ही विल नॉट रीच इन टाइम, वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे दैट विल बी माई लेटर, वो मेरा पत्र होगा। अब जरूरी थोड़ी कि मतलब मेरा ही हो, किसी और का भी हो सकता है। तो एक मैंने अनुमान लगाया, जब मैंने अनुमान लगाया तो मैंने कहा दैट विल बी माई लेटर, वो मेरा पत्र होगा। वहाँ पर हमने विल का यूज कर दिया। नेक्स्ट है निमंत्रण देने या प्रार्थना अनुरोध के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो है वुड का यूज माना जाता है। जैसे विल यू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ में चाय लोगे। विल यू हैव टी विद मी, तो यहाँ पर हमने किसी से अनुरोध किया है, क्या आप मेरे साथ चाय लोगे। या फिर विल यू सपोर्ट मी, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर हमने किसी से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि विल के स्थान पर वुड या वुड नॉट या वुड यू माइंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा यही माना जाता है। तो
वुड, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड यू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेंगे, मतलब भैया क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे, चाय लेंगे, एक अनुरोध किया गया। या फिर वुड यू माइंड हैविंग विद मी, वुड यू माइंड हैविंग टी विद मी, तो यहाँ पर माइंड हैविंग का यूज किया गया है। वही अर्थ वही है, क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ में चाय लेंगे। तो इस तरह से हमने अभी तक लगभग 5 रूल्स क्लियर कर दिए और आई होप आपको अच्छे समझ आए होंगे। 5 का भी एक और बाकी है। अब आगे चलते हैं। हम रूल नंबर 5 पढ़ रहे थे, उसका चौथा पार्ट है। जब कहीं किसी आदतन फैक्ट की बात की जाए, आदतन कार्य की बात की जाए, तब भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे ही विल ओनली टॉक अबाउट हिज सन्स, वो केवल अपने बच्चों के बारे में बात करेगा, मतलब उसकी आदत है कि जब भी मिलेगा वो अपने बच्चों की बारे में बात करेगा। देखिए कुछ लोग होते हैं वो जब भी मिलते हैं तो वो एक ही टॉपिक को पकड़ लेते हैं, उसी टॉपिक पे बार बार उसी टॉपिक पे बात करते हैं। जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं वो पैसों की बात हमेशा करते हैं। तो ऐसे ही जिसको रुचि है वो उसकी ही ज़्यादातर बात करता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि उसकी आदत है कि वो अपने बच्चों के बारे में बात करेगा, वो केवल अपने बच्चों के बारे में बात करेगा, अपने बेटों के बारे में। दूसरी बात आई, यहाँ पर बिल लगाया हमने, द डॉग्स विल बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्तों की एक आदत होती है वो अजनबियों पे अक्सर भौंकते हैं, तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकेंगे, तो ये उनकी आदत है, उसको नहीं बदला जा सकता है। अब आता है हमारा रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में क्या है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इससे पास्ट टेंस में होने वाले किसी कार्य की संभावना का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे पास्ट टेंस में किसी कार्य की संभावना जो है उसके बारे में हमें पता लग जाता है। जैसे है द ट्रेन विल हैव क्रॉस्ड लखनऊ, तो यहाँ पर हमने बनाया कैसे, विल हैव के साथ को लेकर के, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो द ट्रेन विल हैव क्रॉस्ड लखनऊ, ट्रेन लखनऊ पार कर चुकी होगी, पार कर चुकी होगी मतलब पास्ट में बात चली गई, पार कर गई होगी। ऐसे ही विल हैव यहाँ लिया, ही विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय नाउ, वो अब तक ऑफिस छोड़ चुका होगा, ऑफिस से निकल गया होगा। तो मतलब क्या है कि ये संभावना है, कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात ही यहाँ पर शो होती है। पास्ट जो है, पास्ट का मतलब ही क्या है, 5 मिनट पहले की बात पास्ट हो गई। तो वही हमने ये संभावना व्यक्त की, अब तक ट्रेन लखनऊ पार कर चुकी, तो मतलब लखनऊ पार कर चुकने का मतलब है कि अब से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ट्रेन लखनऊ से निकल गई होगी। ऐसे ही वो ऑफिस से निकल गया होगा, तो ऑफिस से निकला मतलब ऑफिस 5-10 मिनट पहले ही छोड़ा होगा, तो वहाँ पर हमने विल हैव और ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। क्लियर। अब आइए रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि विल वुड शुड से अनुमान या संभावना का बोध भी कराया जाता है। विल वुड शुड से किसी अनुमान या संभावना का बोध भी कराया जाता है। जैसे है शी वुड बी अराउंड 16 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पर वुड बी लगा करके ये हमें पता लग गया कि वो लगभग 16 साल की होगी। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है, 16 साल की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है, 17 की भी हो सकती है, तो एक अनुमान है कि 16 साल की होगी। यह आई सी ए वाई कमिंग, मैं एक लड़के को आता हुआ देख रहा हूँ, यानी आई सी ए वाई कमिंग, मैं एक लड़के को आता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पर या मैं एक लड़के को आता हुआ देखता हूँ, मैं एक लड़के को आता हुआ देखता हूँ। ही विल वुड शुड, इनमें से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, तीनों ही चीज़ें सही होंगी। मतलब ही विल बी माई क्लासमेट, वो मेरा सहपाठी होगा, मेरे कक्षा में पढ़ने वाला होगा। या ही वुड बी माई क्लासमेट, वो में वही बात आ गई कि वो मेरा क्लासमेट होगा। ही शुड बी माई क्लासमेट, उसे मेरा क्लासमेट होना चाहिए। तो इस तरह से रूल नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं हम रूल नंबर 8 पर। तो रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग क्या है कि डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। ऐसे ही विल का वुड कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल है ही सेड, उसने कहा,
आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा। आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा। तो यहाँ पर शैल दिया हुआ है। अब बात आई ही सेड, उसने कहा दैट ही वुड डू इट। अब यहाँ पर वुड क्यों हुआ? शुड होना चाहिए था। वुड इसलिए हुआ क्योंकि जब आई के स्थान पर हमने ही का यूज कर दिया, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन था और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का जब यूज हुआ तो इसके अकॉर्डिंग विल का वुड यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर ही सेड दैट ही वुड डू इट, वो इसे करेगा। नेक्स्ट है यू सेड, तुमने कहा, यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाओगे। यू सेड, तुमने कहा, दैट यू वुड नॉट गो देयर। अब यहाँ पर ये जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है तो विल का वुड ही यहाँ पर कर दिया गया है। अगर सब्जेक्ट चेंज होता, यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन आ जाता, तब हमें यहाँ पर शुड करना होता। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अभी तक हम 8 नियम पढ़ चुके हैं और 8 आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 9 में है शैल, शुड, विल, वुड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इससे पहले शैल या शुड या विल या फिर वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल के जैसे शैल वी गो नाउ, क्या हम अब जाएंगे, क्या हम अब जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया शैल, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ये नाउ ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट, और ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। शैल वी गो नाउ, क्या अब हम जाएंगे। इसके बाद है विल ही कम टुडे, विल ही कम टुडे, तो क्या वह आज आएगा। विल ही कम टुडे, क्या वो आज आएगा। इसके बाद ऐसे ही वुड यू गो नाउ, क्या तुम अब जाओगे। ऐसे ही शुड वी टेक द डिसीजन, क्या हमें निर्णय लेना चाहिए। शुड वी टेक द डिसीजन, क्या हमें निर्णय लेना चाहिए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जितने भी शैल, शुड, विल, वुड से इंट्रोगेटिव बनते हैं तो उनमें सब में ये पहले लगा दिया। तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य कोई वर्ड है तो वो लगा देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 10, ये लास्ट रूल है। शैल विल इक्वल गोइंग टू, अगर हमें निकट भविष्य का भाव व्यक्त करना हो, निकट मान लीजिए अभी जस्ट 5 मिनट के बाद की बात हो, तो उसके लिए हम शैल विल की जगह गोइंग टू का यूज करते हैं। इसे आई एम गोइंग टू इस तरह से। और अगर डिस्टेंट फ्यूचर की बात है कि मतलब ये टाइम लगेगा, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2, 4, 10 दिन, ऐसे का अगर समय हो तो वहाँ पर हम शैल या विल का ही यूज करेंगे। वहाँ पर गोइंग टू अमान्य रहेगा, गोइंग टू का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल दिया ही विल ट्रेवल बाई कार। हालांकि अगर जो निकट भविष्य वाले वाक्य हैं वो गोइंग टू वाले, तो उनमें अगर हम विल और शैल का भी यूज कर देंगे तो वो भी सही माने जाते हैं। जैसे ही विल ट्रेवल बाई कार, वो कार से यात्रा करेगा। ही विल ट्रेवल बाई कार, वो कार से यात्रा करेगा। अब इसी को हमने बनाया कि ही इज गोइंग टू ट्रेवल बाई कार। अभी यहाँ गोइंग टू का यूज कर दिया कि वो कार से यात्रा करने जा रहा है। मतलब ये है निकट भविष्य में यात्रा करेगा, तो 5-10 मिनट में तुरंत यात्रा करने वाला ही है, तो उस कंडीशन में हमने गोइंग टू का यूज कर दिया। या फिर आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, या मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। तो मतलब क्या है कि तुरंत जो होने वाली बातें हैं उनके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं शैल और विल के स्थान पर। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आज 10 रूल्स को, शैल और विल के 10 रूल्स को समझा है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। मेरा प्रयास रहा है कि आपको अच्छे समझा दूं। और अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।